पिछले 18-19 साल से टैक्स की वकालत करने के बाद जो चीज़ आज मेरे सामने आई है वो ये है कि आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर है, ना बिजनेसमैन पे, ना पॉलिटिशियन पे और ना ही अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे। सबसे ज़्यादा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सैलरी क्लास पर है। हर महीने सैलरी अकाउंट में पैसा ज़रूर आता है और उसी वक्त इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, यूटिलिटी बिल्स, पेट्रोल प्राइसेस, स्कूल फीस, रेंट, इन्फ्लेशन और बैंकिंग डिडक्शन शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, लेकिन असल में उनकी परचेजिंग पावर मुसलसल कम होती जा रही है, जिसका उनको अंदाजा भी नहीं है। इसी वजह से मैंने आज की वीडियो को बनाना मुनासिब समझा, ताकि लोगों को बता सकूं कि ये सैलरी ट्रैप होता क्या है और मैंने अपने तजर्बे से क्या सीखा है। पाकिस्तान में सैलरी लेने वाला बंदा सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड होता है। एम्प्लॉयर को उसकी इनकम का पता होता है, कमर्शियल बैंक्स को उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का पता होता है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या FBR उसके पास उसका पूरा फाइनेंशियल फुटप्रिंट होता है। सैलरी अकाउंट में पैसा एंटर जरूर होता है और सिस्टम उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेता है। और अब भी पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक, FBR के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो सैलरी क्लास ही देती है। आज की दुनिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल बैंकिंग ने कन्वीनियंस तो दी है, लेकिन साथ ही साथ सैलरीड क्लास को पूरी तरह ट्रेसेबल बना दिया है। इसी वजह से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी जो हमारा है वो उसकी कंप्लायंस और टैक्स कंप्लायंस का प्रेशर सबसे ज़्यादा सैलरीड पर्सन पर होता है। आज पाकिस्तान में दो इकोनॉमीज चल रही हैं, एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और दूसरी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। सैलरी पर्सन डॉक्यूमेंटेड साइड पर होता है, उसका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन विजिबल होती है। जबकि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में बिजनेसमैन कैश ट्रांजैक्शंस का सहारा ले लेता है। इनफॉर्मल सोर्स स्ट्रीम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इसी वजह से सैलरीड क्लास पर इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और प्रैक्टिकल बर्डन जो है बिजनेसमैन के मुकाबले में ज़्यादा होता है। बहुत से सैलरी लोग हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, एसेट डिक्लेरेशन देते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ATL स्टेटस मेंटेन करते हैं और FBR के पोर्टल के IRS सिस्टम पर कंप्लायंस इंश्योर करते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि फाइनेंशियल प्रेशर कम नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इन्फ्लेशन और राइजिंग लिविंग एक्सपेंसेस। सैलरी यूजुअली साल में सिर्फ एक दफ़ा बढ़ती है। गवर्नमेंट लेवल पे 7.5%, 10%, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती, किसी वक्त में 15% भी बढ़ती थी। लेकिन अब सैलरी इंक्रीज जो है प्राइवेट सेक्टर में वो मैक्सिमम साल में एक दफ़ा होती है और बोनस और इंक्रीमेंट और टारगेट के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इन्फ्लेशन रेट उसके मुकाबले में हर महीने आपकी इनकम को चुपके से तबाह करता जा रहा है, खाता जा रहा है और आपको अंदाजा भी नहीं। पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंटिन्यूसली करता जा रहा है। रिजल्ट ये होता है कि मिडिल क्लास की कैश फ्लो पोजीशन वीक होती जा रही है। आदमी को लगता है कि उसकी इनकम स्टेबल है, लेकिन असल में उसकी नेटवर्थ ग्रो ही नहीं कर रही होती। बहुत से लोगों को डेब्ट टू इनकम रेशियो डेंजरस लेवल तक कम होने के बावजूद भी अंदाजा नहीं होता कि उनका कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका हुआ है। फिर फाइनेंशियल सिस्टम आपको लोन्स और इजी फाइनेंसिंग की ट्रैप में इस तरह से फंसा देता है कि आप उसमें से निकल ही नहीं सकते। क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, पर्सनल लोन स्कीम्स, ऑटो लोन पैकेजेस, मॉर्गेज फाइनेंसिंग और BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर कल्चर लोगों को टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोन डिफॉल्ट और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं। जब बंदा EMI कल्चर में दाखिल होता है तो उसका फ्यूचर इनकम उसकी फ्यूचर इनकम से पहले बिल्ड हो जाती है। इसी वजह से बहुत से सैलरी प्रोफेशनल जो है अपनी पूरी जिंदगी सैलरी साइकिल और बिल्स के दरमियान ही फंसे रहते हैं। अब आपको एक और बात समझाता हूँ कि सैलरी क्लास पर सिर्फ इनकम टैक्स का बर्डन नहीं होता है, वो सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्टली पे करते हैं, पेट्रोल पर लेवी भी देते हैं, मोबाइल यूजर्स पर टैक्सेस भी देते हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शन फीस, सर्विस चार्जेस बार बार उनको जो है वो बजट से आउट करती है। यानी अर्निंग भी टैक्सेबल, स्पेंडिंग भी टैक्सेबल। इसी वजह से बहुत से लोग अच्छी सैलरी लेने के बावजूद भी स्ट्रेस फील करते हैं। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे जिनकी मैं सैलरी टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ और मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि 5 साल, 7 साल, 8 साल के बावजूद भी जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आज फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से एजुकेटेड लोग सैलरी कमा रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एसेट एलोकेशन, म्यूचुअल फंड्स, पैसिव इनकम, कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। सैलरी कमाना बुरी बात नहीं है, प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब आदमी सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंट हो जाता है और कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रीम डेवलप ही नहीं कर पाता। दुनिया के डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम में लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, सुकुक बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों को भी कंसीडर करते हैं। पाकिस्तान में भी ग्रेजुअली फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को 9 to 5 जॉब से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो किसी और बारे में सोच सके। KSE इंडेक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, डिविडेंड याइल्ड और एसेट मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट अब कॉमन डिस्कशन में आ रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है।
अभी भी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बिना रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजरी के स्पेकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं कि जी हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड पे उनकी कोई वर्किंग नहीं होती। आज सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बना हुआ है, कोई क्रिप्टो करेंसी प्रमोट कर रहा है, कोई बिटकॉइन से ओवरनाइट पैसे कमाने के बारे में बता रहा है, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, ROI क्या होता है। ROI प्रोमिस कर करके ये लोग इस तरीके से लोगों को ट्रैप कर देते हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं होता कि वो किस हद तक पहुंच चुके हुए हैं। अगर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉस को समझे बगैर कोई इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो बिल्कुल स्कैम हो सकता है। इसी वजह से लोग डबल ट्रिपल के चक्कर में अपना करोड़ों रुपया जो है वो नुकसान में झोंक चुके हुए हैं। इसी तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। लोग प्लॉट्स लेते हैं, हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सोसाइटी में अगर प्लॉट लेना है तो उसको चेक कैसे करना है। लेकिन यहाँ भी लीगल रियलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। FBR रेट, DC रेट, प्रॉपर्टी रेट, कैपिटल गेन टैक्स, रजिस्ट्री कॉस्ट, सेल डीड, म्यूटेशन, पावर ऑफ टर्निंग और पोजेशन जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में भी लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। बहुत से लोग सिर्फ एप्रिसिएशन के चक्कर में अनडॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं और बाद में टैक्स ऑडिट या लीगल डिस्प्यूट्स को फेस करते हैं। आज की दुनिया में सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आदमी टैक्सेशन, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट को समझता है तो वो स्मार्टर डिसीजन ले सकता है। सैलरी लेना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बगैर सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। अगर आप इमरजेंसी फंड मेंटेन करते हैं, सेविंग रेट इंप्रूव करते हैं, एक्सपेंस ट्रैकिंग बनाते हैं, अननेसेसरी लायबिलिटीज अवॉइड करते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन पर फोकस करते हैं, तो ग्रेजुअली आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह रिटायरमेंट प्लानिंग, पेंशन प्लानिंग, तकाफुल हेल्थ इंश्योरेंस और एस्टेट प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको टैक्सेशन लॉस की टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो हर चीज़ के मामला डिफरेंट हैं। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाते रहते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट, विल और इनहेरिटेंस लॉ को लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से फैमिली डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। बिजनेस और सैलरी दोनों की अपनी रियलिटीज हैं। स्टार्टअप, SMEs, सोल प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाना भी इजी नहीं होता है, लेकिन बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हैं और अपनी मर्जी की प्राइसेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं। रेवेन्यू प्रेशर, बर्न रेट, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल इश्यूज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑब्लिगेशन बिजनेस ओनर्स को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि बिजनेस स्ट्रक्चर में स्केलेबिलिटी और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का पोटेंशियल कंपैरेटिवली सैलरी से बहुत ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा जॉब छोड़ दे और बिजनेसमैन बन जाए, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम को समझे बगैर सिर्फ सैलरी पर डिपेंड कर रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि टैक्सेशन और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइजिंग एक्सपेंसेस आखिरकार आपको फाइनेंशियल ग्रोथ को ना सिर्फ रोक देंगे बल्कि आपको नेगेटिव ग्रोथ की तरफ भी मजबूर कर देंगे। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी, टैक्स कंप्लायंस, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज का सक्सेसफुल बंदा वो नहीं जो सिर्फ पैसे कमाता है, आज का सक्सेसफुल बंदा वो है जो पैसे को समझता है, टैक्सेशन लॉस को समझता है, बैंकिंग सिस्टम को समझता है और उसकी सारी टर्मिनोलॉजीज और जिस तरह ये चीज़ें काम करती हैं उनको समझ के प्रॉपर तरीके से अपने फाइनेंस के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सैलरी ट्रैप, पैसिव इनकम, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग लॉस, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, स्कैम्स, फाइनेंशियल फ्रीडम और पाकिस्तान की फाइनेंशियल रियलिटीज पे और भी डिटेल वीडियोस बताऊं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज मैं आपसे और शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।